मुजरिम से हीरो बनने की कहानी की शुरुआत 51 साल पहले स्टॉकहोम से हुई। स्टॉकहोम स्वीडन का दारुल हुकूमत और यूरोप का एक मशहूर शहर है, लेकिन इसके साथ साथ ये नाम एक सूरत हाल से भी जुड़ा है जिसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। मेडिकल की इस्तिलाह में सिंड्रोम बीमारी की इलामात को कहते हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम का लफ्ज स्टॉकहोम की एक अदालत में एक बैंक डकैती के मुकदमे में पहली बार इस्तेमाल हुआ था, जिसका ताल्लुक डाकुओं और यरगमाल बनाए गए अमले से था। स्टॉकहोम सिंड्रोम इस्तिलाह की तरह स्टॉकहोम के एक बैंक में होने वाली डकैती की वारदात भी एक ऐसा मुनफरिद वाक़या है जिसने आने वाले बरसों में माहिरीन को यरगमाल बनाए जाने के वाक़यात में जालिम और मजलूम के दरमियान नफरत की बजाय उल्फत पैदा होने के असबाब और मुमासलत पर गौर व फिक्र की जानिब रागिब किया। 23 अगस्त 2023 को इस वाक़ये के 50 बरस मुकम्मल होने पर मगरिब के अक्सर अखबारों और मीडिया के इदारों ने इस पर मज़ामीन और तज्ज़िये जारी किए। 23 अगस्त 1973 ये जुमेरात का दिन था। 32 साला जॉन एरिक ओल्सन मुहतात अंदाज में चलते हुए स्टॉकहोम के स्वीडिगस ब्रिक्स बैंक की तरफ जा रहा था। इसने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए बेस बदला हुआ था और अपने कपड़ों में एक सब मशीन गन, एक चाकू, धमाकाखेज मवाद और रस्सी छुपा रखी थी। इसके पास एक ट्रांजिस्टर रेडियो भी था। ओल्सन ने बैंक में दाखिल होने के बाद गन निकाली और इसका रुख छत की तरफ करके चंद फायर करते हुए ऐलान किया, खेल शुरू हो गया है। इसका ये जुमला बैंक में मौजूद लोगों और अमले को खौफजदा करने के लिए काफी था। वो अपनी जानें बचाने के लिए छुपने और भागने लगे। धमकी और फायरिंग से बैंक के अंदर खौफ व हिरास तो फैला, लेकिन ओल्सन की माल हाथ आने की तवक्को पूरी नहीं हुई और बैंक वालों ने तिजोरी का मुंह खोलने की बजाय पुलिस को बुला लिया, जिसने बैंक को मुहासरे में लेकर फरार होने के रास्ते बंद कर दिए। ओल्सन ने अमले के 4 अरकान को यरगमाल बनाकर धमकी दी कि अगर इसके मुतालबात पर अमल न हुआ तो यरगमालियों को एक एक करके हलाक कर देगा। यरगमाल बनाए हुए जाने वालों में 23 साला क्रिस्टीन एनमार्क भी शामिल थी, जो बैंक में स्टीनोग्राफर के तौर पर मुलाजिम थी। इस आम सी डकैती का दुरानिया चंद मिनटों से दराज होकर 6 दिनों पर फैल गया। बंदूक के साए में खौफ से उलूदा इस घटे हुए माहौल में, जहां किसी भी लम्हे ओल्सन की सब मशीन गन या इमारत के बाहर मोर्चे संभाले पुलिस की गोली यरगमालियों को हलाक कर सकती थी, क्रिस्टीन का किरदार एक रोमानवी अंदाज में उभरा और इस कहानी में एक नया रंग भर गया। स्टॉकहोम सिंड्रोम का जन्म इस किरदार की कोख से हुआ। जब ओल्सन डाके की नीयत से बैंक में दाखिल हुआ तो क्रिस्टीन मायूसी और अफसुर्दगी के दौर से गुजर रही थी। इसका बॉयफ्रेंड इसे छोड़कर जा चुका था और वो जिंदगी से इस कदर मायूसी के नौकरी छोड़ने का सोच, मगर ओल्सन ने इसे दीगर 3 यरगमालियों के साथ रस्सियों से बांधकर फर्श पर डाल दिया था। अब जिंदगी तो जा सकती थी, लेकिन वो खुद नहीं। ओल्सन को बेचैनी के आलम में टहलते हुए देखकर जिंदगी से मायूस क्रिस्टीन ने सोचा, इसे जिंदगियां बचाने के लिए कुछ करना होगा, चाहे डाकू से दोस्ती ही क्यों ना हो। अगले 6 दिनों में वो एक दोस्ताना और मुस्लिहाना रूप में सामने आई। वो ओल्सन के करीब होती गई। इसके नतीजे में यरगमालियों के साथ ओल्सन का रवैया नरम होता गया। वो गोया डाकू की तर्जुमान बन गई और पुलिस पर जोर देती रही कि वो ओल्सन के मुतालबे मान ले और इसे जाने दे ताकि यरगमालियों की जान बच सके। जब पुलिस ने एक ना सुनी तो क्रिस्टीन ने स्वीडन के वजीर आजम ओलोफ पाल्मे को बराह रास्त फोन किया और सख्त लहजे में कहा कि आप आराम से अपने घरों में बैठकर हमारी जिंदगियों से खेल रहे हैं। हमें अपनी जान का खतरा डाकू से नहीं बल्कि पुलिस से है। पुलिस को वापस बुलाएं और डाकू के मुतालबे पूरे करें। 42 मिनट तक जारी रहने वाली ये फोन कॉल वजीर आजम को कायल करने में नाकाम रही। अखबारों ने इस वाक़ये पर एक ये सुर्खी जमाई कि क्रिस्टीन ओल्सन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है। जब बैंक से बाहर निकलने के रास्ते मसदूद दिखाई देने लगे तो ओल्सन ने एक नया मुतालबा पेश किया कि क्लार्क ओलोफ्सन को फौरी तौर पर इसके पास लाया जाए, वरना वो यरगमालियों को गोली मार देगा। ये वो वाहिद मुतालबा था जिसे इंतजामिया ने तस्लीम कर दिया। क्लार्क ओलोफ्सन एक बदनाम जमाना डाकू था और जेल में ओल्सन के साथ कैद काट रहा था। जेल में दोनों की दोस्ती थी, लेकिन वो ओल्सन के बैंक लूटने के मंसूबे से बेखबर था। ओलोफ्सन के आने से ओल्सन को कुछ ढारस बनी, क्योंकि वो परेशान कुन हालात में अपने असाब काबू में रखता था। दोनों ने बाहमी मुशावरत से यरगमालियों की रिहाई के लिए नए मुतालबत किए, जिनमें 34 लाख डॉलर की मुसावी रकम, 2 बंदूकें, 2 बुलेट प्रूफ जैकेटें, शहर से निकलने के लिए तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार और खाने पीने की चीजें शामिल थी। मुहासरे के 6ठे रोज पुलिस ने बैंक की छत पर सुराख करके बेबस करने वाली गैस के गोले अंदर फेंके और फिर इमारत के अंदर दाखिल होकर दोनों डाकुओं को हिरासत में ले लिया। इस अचानक कार्रवाई से यरगमाली बहिफाजत रिहा हो गए, लेकिन जब इन्हें स्ट्रेचर्स पर डालकर बाहर लाया जा रहा था तो इनके चेहरों पर खुशी और इत्मीनान की बजाय गुस्सा और कर्ब था। वो पुलिस को बुरा भला कह रहे थे कि इसने डाकुओं के मुतालबात क्यों नहीं माने। क्रिस्टीन ने पुलिस पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि डाकू हमारे दोस्त थे और पुलिस हमारी दुश्मन। वो गोली चलाने और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रही।
ہم ڈاکوں کی مساہلت پسندی سے بچے رہے۔ کرسٹین نے عدالت میں اپنی گواہی کے موقع پر ڈاکوں کے خلاف بیان دینے سے انکار کر دیا۔ عدالت میں پولیس کی جانب سے شہادت دیتے ہوئے ماہر نفسیات نیلس بجروٹ نے کہا، کرسٹین اس لیے ڈاکوں کے خلاف گواہی نہیں دے رہی کیونکہ وہ نورمن-سٹورگی سنڈروم کے زیر اثر ہے۔ نورمن-سٹورگی اسٹاک ہوم کا وہ علاقہ ہے جہاں ڈکیتی کا نشانہ بننے والا بینک واقع ہے۔ نفسیاتی بیماری کی یہ اصطلاح پہلی بار اسٹاک ہوم کی عدالت میں استعمال ہوئی تھی، جس کے موجد بجروٹ تھے۔ بعد ازاں اسے اسٹاک ہوم سنڈروم کہا جانے لگا، لیکن ماہرین نفسیات کی ایک بڑی تعداد اس کیفیت کو آج بھی ایک نفسیاتی بیماری کے طور پر تسلیم نہیں کرتی اور اس کا اندراج نفسیاتی امراض کی مستند کتابوں میں نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات میں پھنسے ہوئے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے مجرموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے ایک بینک میں ڈکیتی کے بعد آنے والے برسوں میں کئی ایسے واقعات ہوئے جن میں یرغمالیوں نے کھل کر مجرموں کا ساتھ دیا۔ ایک ایسا ہی واقعہ 1985 میں اس وقت پیش آیا جب مسلح افراد نے قاہرہ سے سین ڈیاگو جانے والی ٹرانس ورلڈ ایئر لائن کے ایک طیارے کو اغوا کر لیا۔ اغوا سے رہائی تک کا سفر 2 ہفتوں تک جاری رہا، جس دوران اغوا کاروں نے ایک مسافر کو ہلاک کر دیا، لیکن رہائی کے بعد زیادہ تر مسافروں نے اغوا کاروں کے حق میں بیانات دیے اور ان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اکثر اوقات ہمدردی کے اس جذبے کا تعلق جان بچانے سے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہمدردی حقیقی معنوں میں انسیت میں بدل جاتی ہے، جس کی وجہ کچھ مدت تک قائم رہنے والا باہمی تعلق اور قربت ہے۔ ہمہ وقت کسی کے ساتھ رہنے اور اسے مسلسل دیکھنے سے، چاہے وہ شخص کیسا ہی کیوں نہ ہو، ایک تعلق سا پیدا ہونا فطری عمل ہے۔ اس تعلق کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جب کانوں کی رسائی ایک ہی آواز تک محدود ہو جائے تو رفتہ رفتہ وہ آواز اچھی اور سچی لگنے لگتی ہے اور اسے الفت سی ہو جاتی ہے۔ کرسٹین نے، جن کی عمر اب 70 سال سے زیادہ ہے، اپنے ایک انٹرویو میں ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ 50 سال کے بعد میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا تھا۔ مجھے آج بھی اس پر فخر ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں اور زندگی کے ہر شعبے میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جب مجرم کو لوگ ہیرو کے طور پر قبول کر لیتے ہیں اور اس کی خامیوں اور جرائم میں بھی اچھائیاں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ شاید اسٹاک ہوم سنڈروم اسی کیفیت کا نام ہے۔